सुप्रभात। नमस्कार सभी छात्राओं को बहुरूप महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के रूप में प्राचीन भारत या भारत का इतिहास जो है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास माना गया है। उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम प्राचीन शब्दों में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? अर्थात हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में और संस्कृति की पहचान में सबसे पहला नाम इसी का आता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सभ्यताएं और संस्कृतियां ही मानव के परिचय की परिचायक होती है। आज हम शुरुआत करते हैं इसकी प्रस्तावना के रूप में कि हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखा गया और ये कहाँ पर खुदाई की गई, जहाँ से इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिसको हम सभ्यता का नाम देते हैं। तो कहा जाता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में प्रमुख मानी जाती है। यही कारण है कि भारत हमेशा से सभ्यता और संस्कृति का देश और विश्व में विश्व शिरोमणि, जगत शिरोमणि के नाम से भी विख्यात रहा है। भारतवर्ष का इतिहास मानव सभ्यता के प्राचीन उस समय से है जहां से हमारे भारत में पाषाण काल आरंभ हुआ, यानी पाषाण काल के समय से ही भारत में सभ्यताओं का उत्थान आरंभ हो चुका था। इसलिए पाषाण काल से हम जिसको पाषाण युग कहते हैं, वहीं से सभ्यताओं का आरंभ मानते हैं। परंतु देश की सुविकसित और सुव्यवस्था के आधार पर विकसित सभ्यता का जो नाम आता है तो उसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को हम सुविकसित या हम ये कह सकते हैं व्यवस्थित सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। इस सभ्यता के अधिकांश अवशेष सिंधु नदी जो है भारत की, जो कि हम भारत के अक्षर में देखते हैं, तो भारत के ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, इसके ये पश्चिमोत्तर वाला जो भाग है, यहाँ पर सिंधु एक नदी है जो सीमांत या हमारे कह सकते हैं हम उत्तरी पश्चिमी राज्य के रूप में पंजाब और उसके ऊपरी उत्तर हिमालय से रहते हुए इधर से पश्चिम की ओर आज पाकिस्तान और आदि क्षेत्रों में 5 नदियां महत्वपूर्ण रूप से बहती है, जो पंजाब में बन जाती है। उन्हीं में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता उत्पन्न हुई। अर्थात हड़प्पा की जो सभ्यता है वो हमारे भारत के इस दिशा में, पश्चिम दिशा में हुई। ठीक है, इस सभ्यता को हम प्राचीन भारत की सभ्यता के रूप में, प्रथम सभ्यता के रूप में जान सकते हैं, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता का नाम भी देते हैं। अब हड़प्पा नाम जो है हमारी सभ्यता का किस प्रकार रहा, उसके लिए हम कहेंगे कि सर्वप्रथम अतीत के खंडरों में दबी हुई सभ्यता की खुदाई का जो कार्य हुआ, उसमें सर्वप्रथम 1920 में हड़प्पा नगर के रूप में खुदाई की गई। और ये नगर जो है वो हड़प्पा, जो पश्चिम में पंजाब, लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान तक के लगभग 100 मील दूर के क्षेत्र तक फैला हुआ था और रावी नदी के आसपास तक ये प्रदेश फैला हुआ था। सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य जो किया गया 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 1922 में दयाराम साहनी इनके द्वारा खुदाई का कार्य किया गया, जो कि सर्वप्रथम था इस नगर का। और यहाँ पर खुदाई के साथ साथ अन्य इतिहासकार और पुरातत्वविदों के द्वारा भी इसमें सहयोग दिया गया। इसमें राय बहादुर, श्री माधव स्वरूप आदि का भी योगदान माना गया। बाद में राखलदास बनर्जी ने लारकाना जिले, जो पाकिस्तान में वर्तमान में, वहां पर खुदाई का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप वहां पर मोहनजोदड़ो नगर को खोजा गया। मोहनजोदड़ो नगर जो है उसको भी खोजा गया, और जिसका नाम किस रूप में माना जाता है, जिसकी खुदाई का कार्य राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई का कार्य किया गया, और इस प्रकार मोहनजोदड़ो नगर के रूप में विकसित हुआ। और इस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगर सभ्यता के, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसके नगरों में विशेष रूप से शुमार हुए। मोहनजोदड़ो लगभग 350 मील दूर तक फैला हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इन क्षेत्रों का अत्यंत कुशलतापूर्वक अध्ययन किया गया है, क्योंकि ये बहुत लंबा नगर है, जो 350 मील तक लंबा चौड़ा फैला हुआ है। ठीक है, जब 1920 में सबसे पहले
खुदाई की गई तब हड़प्पा को ही खोजा गया, लेकिन बाद में 1922 में जब मोहनजोदड़ो को खोजा गया तब मिलाकर ये दोनों नगर कौन कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिलाकर सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर साबित हुए। देखिए इस कार्य को करने में बहुत से विद्वानों का योगदान रहा, जिसमें अर्नेस्ट मेके, एन.जी. पिगट महोदय, व्हीलर महोदय और वी.वी. साकलिया, वी.के. थापर आदि पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा इस सभ्यता के उत्खनन के कार्य में अपना योगदान दिया गया। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी सभ्यता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस सभ्यता का विस्तार भारत में दूर तक था। हम दिशाओं के आधार पर भी देखें तो इसका विस्तार जो था बलूचिस्तान, इधर पश्चिम से होते हुए सिंधु प्रदेश से बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान की सीमाओं से मिला हुआ है, वहां से लेकर पंजाब होते हुए हरियाणा, सौराष्ट्र, गुजरात तक, पंजाब होते हुए सौराष्ट्र, गुजरात और उसके साथ राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी आता है यहाँ तक, और महाराष्ट्र का भी आता है दक्षिण में, यहाँ तक इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और पूर्व में बिहार, उत्तरी जिसको कह सकते हैं, वहां तक का क्षेत्र इसमें माना गया है। भारतीय इतिहास में मौलिक और आध्यात्मिक सभ्यता के रूप में, भारतीय इतिहास में मौलिक और आध्यात्मिक सभ्यता के रूप में सिंधु सभ्यता को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया है। इसलिए इस सभ्यता का परिचय इस रूप में दे सकते हैं कि यह सभ्यता हमारे लिए वैदिक युग से भी प्राचीन मानी गई है। अतः वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति, जिसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, इन दोनों के मध्य सांस्कृतिक संबंध है, इसीलिए ये दोनों सांस्कृतिकता के युग की दो तक मानी गई है, क्योंकि पहले सिंधु सभ्यता और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल को। इसलिए दोनों के मध्य जो है संबंध वो सांस्कृतिक संबंध है, जिसके आधार पर दोनों का हम विधिवत रूप से अध्ययन कर सकते हैं और हमारे प्राचीन हमारे इतिहास को हम जान सकते हैं कि हमारा भारत किस प्रकार किस रूप में व्यवस्थित था। तो ये हो गया प्रस्तावना या परिचय किसका, सिंधु सभ्यता का। अब है विस्तार, दूसरा पॉइंट है विस्तार। सिंधु सभ्यता का हम विस्तार भी कह सकते हैं, जो दूसरे पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे हम। देखिए सभ्यता का विस्तार भी कहते हैं इसे, इसका सभ्यता का विस्तार। तो सभ्यता का विस्तार या फैलाव कहाँ तक था वो देखने की बात है। तो सभ्यता का विस्तार और फैलाव अलग अलग रूपों में विद्वानों के अनुसार इसे बताया है, जो दिशाओं के आधार पर, नगरों के आधार पर बताया गया है। तो उसमें कौन कौन से हैं? पुरातत्ववेत्ताओं की खोज के अनुसार इसका विस्तार भारत से बाहर भी है, यानी भारत में नहीं अपितु भारत के बाहर, जैसे अफगानिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान वगैरह जो आएंगे इधर से होते अफगानिस्तान के रास्ते से है, भारत से बाहर अफगानिस्तान में, और भारत में उत्तरी पश्चिमी, मध्य भारत और पूर्वी गंगा घाटी के प्रदेशों तक फैला हुआ है। पूर्वी भारत में कहाँ तक? गंगा घाटी, जहाँ तक गंगा नदी बहती है वहां तक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र है, दो नगर है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक आधारों में इस सभ्यता का विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान वहां तक है, अफगानिस्तान व सिंध के प्रांतों में होते हुए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है और दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। श्री रंगनाथ राव के अनुसार इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग, श्री रंगनाथ राव के अनुसार इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम, जिसको हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां तक? पूर्व से, ये पूर्व दिशा है, इससे लेकर पश्चिम तक इसको कितना माना है? 1600 किलोमीटर तक का माना है। इसे रंगराव के अनुसार उन्होंने इसका विस्तार बताया है। और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में इसका 1100 किलोमीटर तक माना गया है। उत्तर से लेकर और दक्षिण में देखें तो 1100 किलोमीटर तक इसको माना गया है। और इधर पश्चिम और उधर पूर्व में कितना माना गया है? 1600 किलोमीटर तक का माना गया है। तो पूरे भारत में इस सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसका विस्तार पूर्ण रूप से फैला हुआ था। तो ये था इसका विस्तार। तीसरा पॉइंट इसमें आता है समय निर्धारण। समय निर्धारण बोलते हैं इसे, इसका टाइमिंग क्या माना गया है, किस रूप से इसके समय को निर्धारित करेंगे। तो समय निर्धारण के बारे में सभ्यता के अलग अलग इतिहासकारों, विद्वानों और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार समय बताया गया है, जिसमें सबसे पहले सर जॉन मार्शल, राधाकृष्णन मुखर्जी के अनुसार सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर बाद का समय माना गया है। यानी उस समय ईसा पूर्व का समय था, इसलिए 3200 ईसा पूर्व का समय इसका माना गया, 3250 ईसा पूर्व, क्योंकि उसमें बीसी के रूप में था, समय उल्टे क्रम में था, तो 3250 ईसा पूर्व का माना गया है।
ठीक है, कौन कौन मानने वाले हैं? सर जॉन मार्शल और डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी के अनुसार 3250 ईसा पूर्व माना गया है। जबकि डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार इसका समय 4000 वर्ष पूर्व माना गया है। डॉक्टर राजबली पांडे ने कितना माना? 4000 वर्ष पूर्व माना। इन्होंने इसका समय कितना माना है? 4000 वर्ष पूर्व माना है। ठीक है, तीसरा तर्क जो है वो है के एन शास्त्री के अनुसार इसका समय 3500 यानी कि 3500 वर्ष पूर्व माना गया है। के एन शास्त्री ने कितना माना है? 3500 वर्ष पूर्व। तीसरा तर्क है ये के एन शास्त्री के अनुसार, इन्होंने 3500 वर्ष पूर्व उसको बताया है समय के आधार पर। डॉक्टर राधाकृष्णन की मान्यता भी है कि सिंधु सभ्यता का समय लगभग 3500 से लेकर 2250 तक अपनी चरम सीमा पर रहा होगा। देखिए इसे 3050 से लेकर 2250 तक का जो समय माना गया है ये ईसा पूर्व का है, और ये समय जो माना गया है वो क्या माना गया है? उस समय के अनुसार क्या माना गया है? चरम सीमा का पीक पॉइंट माना गया है। कौन मानते हैं ये? डॉक्टर राधाकृष्णन की मान्यता के अनुसार इसका समय जो सिंधु सभ्यता का माना गया वो 3500 से ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक अपनी सीमा, या जिसको हम कह सकते हैं चरम सीमा या मुख्य बिंदु तक मान सकते हैं। ये चरम सीमा का समय था। चरम सीमा सिंधु सभ्यता की चरम सीमा थी जहां पर इसका विकास हो चुका था। अंतिम और पांचवा तर्क हम ये मान सकते हैं जो महत्वपूर्ण है और प्रमाणित भी है, कार्बन 14 के अनुसार। इसके अनुसार कार्बन 14 साइंस में, विज्ञान में काम लेने वाली प्रणाली है, कार्बन 14 बोलते हैं इसे, कार्बन 14 के अनुसार। इसके अनुसार जो इसका समय बताया गया है, सिंधु सभ्यता का समय जो माना गया है वो क्या माना गया है? सिंधु सभ्यता का काल जो माना गया है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का माना गया है। ठीक है, ये समय जो माना गया है किसके अनुसार माना गया है? कार्बन 14 के अनुसार। ये प्रमाणित स्रोत माना गया है इतिहास को जानने का, काल समय को निर्धारण करने का, जिसमें 2400 से लेकर ईसा पूर्व, क्योंकि समय ईसा पूर्व था समय, तो ईसा पूर्व जरूर याद रखिए आप, 2400 से लेकर 1750 बढ़ते क्रम में वहां तक माना गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभ्यता आज से लगभग 3000 वर्ष पुरानी रही होगी। तो लगभग सभी का कैलकुलेशन निकालकर हम सभ्यता को कितना मान लेते हैं? लगभग 3000 वर्ष पुरानी। कितने वर्ष पुरानी? 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के रूप में इसको जाना गया है। अर्थात सिंधु सभ्यता का समय इतिहास का लगभग क्या मानते हैं? 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के रूप में जानते हैं, क्योंकि ईसा पूर्व का समय था, इसलिए सभ्यता को हम 3000 ईसा वर्ष के पूर्व के रूप में याद कर सकते हैं। तो ये था इसका समय निर्धारण। चौथा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है इसका परिचय के रूप में है सभ्यता के केंद्र। सभ्यता के प्रमुख केंद्र भी बोल सकते हैं हम। केंद्र कौन कौन से थे, कहां पर इसका फैलाव था, किस प्रकार से था, तो केंद्र के रूप में आएगी सभ्यता के प्रमुख केंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके प्रमुख केंद्र के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसके केंद्रों में दो प्रमुख नगर है। इसका नाम है पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी कहते हैं इसे, मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इस पर फिल्म भी बनी थी। ये वही है नगर जो आज पाकिस्तान में है। ये प्रमुख दो नगर है, अतः ये सभ्यता इन नगरीय सभ्यताओं के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं? दो नगर मिले हैं, इसलिए सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? सभ्यता का क्या नाम रखा गया है? नगरीय सभ्यता। कई बार पूछ लेता है कि ये सभ्यता कौन सी थी, तो आप बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में है। ठीक है, इस सभ्यता के लोग अपनी आजीविका के लिए व्यापार, व्यवसाय और कृषि पर निर्भर थे। इनके उद्योग धंधों के रूप में माना गया है। अतः इस सभ्यता में सिंधु वासियों को पूरी तरह से नगर निर्माण और नगर निर्माता के रूप में जाना गया है। अतः सिंधु वासियों को क्या माना गया है? नगर निर्माण, या हम कह सकते हैं नगर निर्माता। इनको नगर निर्माण और नगर निर्माता के रूप में माना है। अर्थात ये शहरी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? ये शहरी व्यवस्था। शहरी व्यवस्था या शहरी सभ्यता, क्या कह सकते हैं इसे? शहरी सभ्यता, क्योंकि इसके अपोजिट भी पढ़ेंगे हम। अगला अध्याय जब पढ़ेंगे तो इसमें वैदिक काल को पढ़ेंगे, तो वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता के या संस्कृति के रूप में होगा, और ये शहरी
सभ्यता के रूप में, क्योंकि यहाँ पर दो नगर हैं प्रमुख, हड़प्पा जो प्रथम खुदाई में किया गया था 1920 और दूसरा 1922 में, जो कि मोहनजोदड़ो है जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, और हड़प्पा भारत के पंजाब में और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसीलिए पहली खुदाई होने के कारण 1920 शुरुआत करने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो ये भी हमें तथ्य क्लियर होना चाहिए कि हड़प्पा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सर्वप्रथम इसी नगर की खुदाई का कार्य किया गया था। 1920 में खुदाई का कार्य आरंभ हो चुका था, उसके बाद में 22 तक आते आते मोहनजोदड़ो को भी खोज लिया गया था, और इस प्रकार ये दोनों नगर जो है वो सभ्यता के प्रमुख केंद्र बन गए, और इन प्रमुख केंद्रों के आधार पर ही हम इर्द गिर्द पूरी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो अगले टॉपिक और अगली क्लास में हम इस सभ्यता के केंद्र पढ़ने के बाद इस सभ्यता की निर्माता एक और पढ़ लेते हैं, फिर विशेषता ही पढ़ना बाकी रहेगा। 5वां पॉइंट है जो आज पढ़ लेते हैं, इसको भी हम, वह सभ्यता के निर्माता, अर्थात निर्माता कौन थे। तो देखिए सभ्यता के निर्माता के रूप में दो तर्क है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में पहला है कि ये द्रविड़ थे। कौन थे ये? द्रविड़। द्रविड़ माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को क्या कहा गया है? द्रविड़। जबकि दूसरा तर्क ये कहता है कि सभ्यता के निर्माता मिस्र जाति के थे, जिन्हें मिस्र थे। दूसरे कौन सा है? मिस्र जाति। तो पहला होगा द्रविड़ निर्माता के रूप में, और दूसरा मिस्र। और अंत में निर्णायक रूप से हम तीसरा ये कह सकते हैं कि ये लोग आर्य थे। अंतिम निर्णय क्या होगा? इनको क्या माना गया है? आर्य माना गया है। क्या माना गया है इनको? आर्य। अर्थात सिंधुवासियों को क्या माना गया है? आर्य। किंतु इस निष्कर्ष को हम पूरी तरह सफल और साक्ष्य के आधार पर नहीं कह सकते, इसलिए सभ्यता के निर्माण में अभी तक सर्वमान्य तथ्य नहीं आया है। आर्य तीसरा तर्क है, लेकिन पहला तर्क द्रविड़ माना गया है, दूसरा मिस्र जाति के रूप में स्वीकार किया गया है, और तीसरा सिंधु सभ्यता वालों को क्या माना गया है? आर्य के नाम से भी पुकारा गया है। लेकिन आर्य के संदर्भ में निष्कर्ष रूप से इन्हें सभ्यता के निर्माता सर्वमान्य रूप से नहीं माना गया है। तो ये 5 पॉइंट जो है ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसमें हमने पहला प्रस्तावना पढ़ी, जिसमें उसका परिचय देखा, दूसरा उसमें सभ्यता का विस्तार देखा, तीसरा हमने सभ्यता का निर्धारण देखा, समय निर्धारण जिसको कहते हैं, चौथा हमने सभ्यता के प्रमुख केंद्र देखे, और 5वां पॉइंट जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, जिसको हम निर्माता के रूप में देखा, इसका निर्माण किस किस रूप में, किस जाति के रूप में इनका निर्माता माना गया। तो पहला द्रविड़ के रूप में, दूसरा मिस्र के रूप में, और तीसरा जो अंतिम है वो सर्वमान्य नहीं है, जिसको हम ये कह सकते हैं क्या? आर्य। तो इस प्रकार से सभ्यता के निर्माताओं का उल्लेख था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताओं के कारण ये सभ्यता आज भी, क्योंकि कई राष्ट्रों की सभ्यताएं आज लुप्त हो चुकी है, लेकिन भारत की ये प्राचीन सभ्यता आज भी विश्व में धरोहर के रूप में जीवित है, क्योंकि इसकी खुदाई और इसके अवशेष आज भी हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। इसलिए ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण भारत की सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही काफी है, नेक्स्ट अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।